A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम. Today is 29th of February और आज के करंट अफेयर सेशन हमको करने हैं. दिन के बच्चों के हैं 12. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, साक कैलेंडर भी जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से देखें तो फाल्गुन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद घटते हुए फेज के अंदर है और आज पंचमी है यानी कि कुछ इस तरह का मून हमको आसमान में रात में देखने को मिलेगा. ठीक है जी. चलिए अब कल जाते जाते जो सेशन था उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया था, उसके आंसर के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं. आई हैड आस्क्ड यू द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग हेल्ड एट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि सबसे उच्च कोटि की हाईएस्ट लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है WTO की, वो कहाँ चल रही है? आज खत्म होनी है, राइट? कहाँ चल रही है? अबू धाबी के अंदर इट इज ऑन गोइंग. सो अबू धाबी UAE इज द राइट आंसर. देन वाइल डिस्कसिंग द न्यूज, बीच बीच में भी मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो आई हैव रैंडमली पिक्ड वन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू डिस्कस द आंसर्स. आई हैड आस्क्ड यू कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो सेट कर रखे हैं. द राइट आंसर इज 17. ओके. देन मैंने आपसे पूछा था, जब हम गगनयान मिशन के बारे में पूरा डिस्कशन कर रहे थे, कि राकेश शर्मा पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे टू गो टू स्पेस, लेकिन वो इंडिया के मिशन के तहत नहीं गए थे. कौन से मिशन के तहत गए थे? विच कंट्रीज मिशन ही वॉज ऑन? सो सोवियत यूनियन का मिशन था जिसमें ही अबोर्डेड सोयूज T11. सो इस मिशन के तहत राकेश शर्मा जी गए थे स्पेस के अंदर, बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस. ओके. और फिर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ पढ़ रहे थे जिसमें 2 न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड 13 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर ही. सो तब मैंने पूछा था कि इन 2 मेंबर्स के अलावा टोटल कितने मेंबर्स हैं WTO के? सो 164 मेंबर्स वर देयर. 2 और ऐड हो गए. अब कितने मेंबर्स हैं WTO के? 166 अब हो जाएंगे. सो एज ऑन डेट अब आपसे कोई पूछ ले कितने हैं तो 166 आना चाहिए. पहले 164 थे. कॉमरोस एंड टिमोर लेस्टे ये दोनों ऐड किए गए थे WTO के अंदर. 2 मोर मेंबर्स. अच्छा, ये 164th मेंबर कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अफगानिस्तान हैड बिकम द 164th मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ग्लोबली अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के रूल्स, रेगुलेशन, नियम कायदे सेट करती है. और अफगानिस्तान ने 2016 में WTO को ज्वाइन किया था. ठीक है जी. ये तो सब आपने लिख दी और बहुत अच्छे आंसर्स आजकल आप लिखने लग गए. आई एम रियली हैप्पी टू सी आपका पार्टिसिपेशन आंसर करने में बढ़ गया है. राइट आंसर तो आप करते भी थे पहले भी, लेकिन मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड राइटिंग और बहुत अच्छे से तमीज से आंसर्स लिखने लग गए हो, राइट? सो गुड, यू आर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. आई एम रियली हैप्पी टू सी एंड आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड. कल आप लोग ने जो कमेंट सेक्शन में इतना सारा प्यार भेजा है ना कि मैम वी रियली लव यू, हमने बहुत मिस किया, रियली हैप्पी टू सी यू. So thank you for all the love, positive vibes that you are sending to me and it really feels great. कुछ तो अच्छा कर रहे हैं मतलब, है ना? तभी इतना सारा प्यार मिलता है बच्चों से. सो नाइस एंड कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क. आई विल बी डूइंग फॉर यू, यू ऑल्सो डू फॉर योर सेल्फ. चलिए आगे बढ़े. उससे पहले नए बच्चों को बता देते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको कहीं जाकर के पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं होती है. करंट अफेयर आप फ्री प्लेटफॉर्म यूट्यूब से पूरा तैयार कर सकते हो. सब्सक्रिप्शन वगैरह PDF के लिए आप चाहो तो ले सकते हो. लेकिन अगर आपको अपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, GK, तो उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कोर्स हम चला रहे हैं परचम ऐप के ऊपर. SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024. SSC के अंडर में जितने भी एग्जाम आते हैं 2024 में जो आप दोगे, ना सिर्फ दिस, एनी 1 डे एग्जामिनेशन, अगर आप स्टेट PSC दे रहे हो तो उसमें जो भी सेंट्रल लेवल की इंफॉर्मेशन है वो, ये सब आप यहाँ से, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो सब में GA आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पूरा GA का कोर्स भी है. प्लीज गो ऑन परचम ऐप एंड चेक आउट दी इंट्रोडक्टरी वीडियो, दी फ्री लेक्चर्स दैट वी हैव गिवन. डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए. इसमें SSC स्टैटिक GK का कोर्स मैं ले रही हूँ. ओके. निमोनिक से हम बहुत सारे टॉपिक्स, मोर देन 100 टॉपिक्स इसमें कवर कर रहे हैं. सो परचम ऐप पे चेकआउट कर लीजिएगा. डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं. कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी, कंसर्न है, सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, या फिर parchamclasses06@gmail.com पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं. परचम ऐप चैट में भी चैट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए जी, अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की. और सबसे पहली खबर आ रही है जो कि कल था, और वो क्या था? नेशनल साइंस डे. हिंदुस्तान का यानी नेशनल, आप देखो जितने भी नेशनल डे आप
पढ़ते हो ना, सब सुपर सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डबल स्टार मार्क कर लिया कीजिए इनको, एक भी नेशनल डे आपको मिस नहीं करना है, राइट। सो नेशनल साइंस डे कल ऑब्जर्व किया गया। मैंने कल क्यों नहीं पढ़ाया, आप सोच रहे होगे, कल इसलिए नहीं पढ़ाया था बिकॉज तब तक इसकी जो थीम थी वो रिवील नहीं हुई थी। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब तक रिवील नहीं हुई थी और आधी इन्फॉर्मेशन देने का कोई सेंस नहीं है, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं। सो नेशनल साइंस डे इंडिया के अंदर कब मनाया जाता है? एवरी ईयर ऑन 28 ऑफ फेब्रुवरी। कब मनाया जाता है? 28 ऑफ फेब्रुवरी को मनाया जाता है। थीम इस बार की क्या रही? वेरी इंपॉर्टेंट जी, सारे नेशनल डेज की थीम नहीं आती है, कुछ एक की ही आती है। इसकी आई है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हमारे यहीं बनी हुई टेक्नोलॉजीज। सो नेशनल साइंस डे की थीम रही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। याद रखिएगा। क्यों मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे? बिकॉज इसी दिन इन द ईयर 1928 सर सीवी रमन जी जो थे, उन्होंने रमन इफेक्ट अनाउंस किया था कि मैंने रमन इफेक्ट खोज लिया है, मतलब अंडरस्टैंड कर लिया है क्या होता है रमन इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था और इसी रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन जी सबसे पहले एशियन बने जिनको नोबेल प्राइज मिला 1930 के अंदर, ठीक है। और यही जो सबसे पहले भारत रत्न अवार्डीज थे उनमें भी सर सीवी रमन शामिल थे। तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसीलिए नेशनल साइंस डे हम 28 ऑफ फेब्रुवरी को मनाते हैं, ठीक है जी। याद रहेगा। इस बार तो अच्छा, आज तो 29 ऑफ फेब्रुवरी लीप ईयर है ना इस बार। सो अब 4 साल बाद, मतलब अगले चौथे साल हमको 29 ऑफ फेब्रुवरी पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखिएगा 28 फेब्रुवरी, फेब्रुवरी का यूजुअली जो आखिरी दिन होता है उसको हम नेशनल साइंस डे की तरह मनाते हैं। नोबेल प्राइज इनको 1930 में मिला था, पहले एशियन बन गए थे सर सीवी रमन। और भारत रत्न भी जो सबसे पहले कौन से ईयर में दिया गया था? 1954 में 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों को मिला था। एक थे सर सीवी रमन, बिल्कुल, फिर थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड सी राजगोपालाचारी जी। ओके, रमन, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन, तीनों आर से हैं। 1954 में भारत रत्न मिला था। अच्छा, रमन एक ल्यूनर क्रेटर है, यानी चांद के ऊपर एक क्रेटर है, एक डिप्रेशन है, उसका नाम भी रमन दिया गया है इन दी ऑनर ऑफ सर सीवी रमन। तो ये इतने बहुत बहुत एक प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट रहे थे, साइंटिस्ट रहे थे इंडिया के, और उन्हीं के ऑनर में हम इस दिन को मनाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था 7 ऑफ नवंबर 1888 को। 21 नवंबर 1970 में इन्होंने अपने प्राण त्यागे, यानी ही डाइड। और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए ये बहुत पॉपुलरली जाने जाते हैं, ठीक है। तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, याद रखिएगा। चलिए जी, अब ये तो हुआ एक इंपॉर्टेंट डे। अब हम बात करेंगे एक वीक की। सो फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 चल रहा है। कौन ऑब्जर्व करता है फिनेंशियल लिटरेसी वीक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन ऑब्जर्व करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो 26 ऑफ फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये पूरा वीक ऑब्जर्व किया जाएगा। फिनेंशियल लिटरेसी यानी जितने भी नागरिक हैं, आम नागरिक, उनको बताने के लिए कि किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो डिजिटल एज में, और कैसे क्या क्या खतरे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो हाउ टू बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, इसके लिए ये हर साल आरबीआई एक सप्ताह डिसाइड और डेडिकेट करता है। इस बार 26 ऑफ फरवरी टू 1 मार्च इसको रखा गया है। थीम क्या है जी? मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। कितना राइमिंग सा है, मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। सो आरबीआई ऑब्जर्व्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक एंड 2016 से, यानी 2016 से हर साल इसको एलोकेट किया जाता है एक हफ्ता, और इसकी एक कैंपेन भी चलाता है आरबीआई। आरबीआई कहता है, आरबीआई क्या कहता है? फिर आरबीआई अलग अलग चीज़ें कहता है कि ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। सो बैंकिंग, फिनेंस, कंज्यूमर राइट्स, अलग अलग मीडिया के थ्रू आरबीआई कहता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये कैंपेन चलाई जाती है। ओके, गॉट इट। सो इस बार फिनेंशियल लिटरेसी वीक 26 टू फरवरी टू 1 ऑफ मार्च ऑब्जर्व किया जाएगा। थीम आप याद रखोगे। बहुत समय के बाद एक और किताब हमें पढ़ने को मिलेगी करंट अफेयर्स में, वैसे तो आप पढ़ लीजिए। सो फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, किस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं? ये हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। हमारे एक यूनियन मिनिस्टर जी की धर्मपत्नी है ये। कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी, है ना। सो कौन है हरदीप सिंह पुरी? कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं? लिख दो फटाफट से, लिखो लिखो, बिल्कुल। सो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी, या लक्ष्मी पुरी ऐसे भी आप याद रख लीजिए मोटे मोटे तौर पे। इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है स्वॉलोइंग द सन। जैसे हनुमान जी खा गए थे ना सूरज को, निगल लिया था एक बार को, फिर हाथ जोड़ करके छुड़वाया, भाई छोड़ दीजिए, इस तरह से स्वॉलोइंग द सन। ये किताब किसने लिखी है? पुरी जी ने लिखी है। आई एम ऑल्सो मैरिड टू पुरीज, राइट। सो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी,
पुरी ऐसे याद नहीं रहे तो कर लीजिएगा, हरदीप सिंह पुरी जिसे याद रह जाएगा वैसे। सो फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुकी है यूनाइटेड नेशन की, इन्होंने किताब लिखी और इस किताब का जो बैकड्रॉप है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से रिलेट करता हुआ है। और लाइक आई टोल्ड यू, शी इज़ द वाइफ ऑफ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, बस इतना बात ध्यान रखना है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी, और इन्होंने लिखी है स्वॉलोइंग द सन। अच्छा, कल के सीए में मैंने एक गलती की थी, मैंने अंगद जी महाभारत में बता दिए थे रामायण की जगह। मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बोल कुछ और देती हूँ। सो अंगद महाभारत के पात्र नहीं थे, रामायण के पात्र थे। चलिए अगली खबर की तरफ मूव करते हैं और अब हम आते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पे। हमने इंपॉर्टेंट डे और वीक देख लिया, हमने एक बुक रिलीज देख लिया, नाउ लेट अस मूव ओवर टू स्पोर्ट्स कैटेगरी। नामीबियाज बैटर, नामीबिया जो देश है उसके बैट्समैन जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, इन्होंने फास्टेस्ट एवर T20 इंटरनेशनल का 100 स्मैश कर दिया। सबसे कम बॉल्स के अंदर आपने 100 बना दिए हैं। किसमें, कौन सी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं? T20 इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं। सो नमीबिया के जैन निकोल, इन्होंने फास्टेस्ट 100 T20 इंटरनेशनल में बनाए। कितनी बॉल्स के अंदर? कितनी बॉल्स? 33 बॉल्स। और कौन से देश के अगेंस्ट ये मैच चल रहा था? नेपाल के अगेंस्ट इन्होंने मैच खेलते हुए क्विकेस्ट 100 बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा जी? सो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कुशल मल्ला का, जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं। कुशल मल्लाज रिकॉर्ड, जिन्होंने, इनका रिकॉर्ड था 34 बॉल्स में फास्टेस्ट 100 बनाने का, 33 बॉल्स में फास्टेस्ट 100 बना दिया है। सो ये आप देख सकते हो T20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट सेंचुरीज। ओके, अब जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? जैन निकोल लॉफ्टी ईटन के पास है, जो कि नमीबिया के खिलाड़ी हैं। नेपाल के अगेंस्ट इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले कुशल मल्ला नेपाल के थे, मंगोलिया के अगेंस्ट उन्होंने 34 बॉल्स के अंदर रिकॉर्ड बनाया था। इंडियन देख लो इसमें कहीं है, बिल्कुल है, रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट 2017 में 35 बॉल्स में क्विकेस्ट 100 बनाने वाला एक रिकॉर्ड 2017 में उन्होंने कायम किया था। फिर 2023 में ये टूटा और अब 2024 में फर्दर टूट चुका है। ठीक है, तो नमीबिया, ईटन साहब को याद रखिएगा, 33 बॉल्स में फास्टेस्ट 100 इन T20 इंटरनेशनल। गॉट इट? पूछ लूँ सवाल? पूछ लूँ? चलो बताओ। सो वन डे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट सेंचुरी का खिताब किसके पास है जी? डू लेट मी नो। वन डे इंटरनेशनल। चलिए अगली खबर की तरफ मूव करेंगे और अब हम बढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ। अपॉइंटमेंट में क्या खबर आ रही है? जस्टिस AM खानविलकर टू बी न्यू लोकपाल ऑफ द कंट्री। लोकपाल, अब ये तो एक छोटी न्यूज़ हो गई, इससे रिलेटेड हमें लोकपाल से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ना है स्टैटिक के एंगल से। सो न्यूज़ ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके AK खानविलकर जी अगले लोकपाल या लोकपाल के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। इनके पास अभी लेटर वगैरह नहीं पूछा, अनाउंसमेंट हो गया है। ठीक है, सो प्रेसिडेंट हैज़ काइंड ऑफ अप्रूव द नेम या फिर प्रपोज द नेम ऑफ खानविलकर जी टू बी द नेक्स्ट लोकपाल और लोकपाल चेयरपर्सन ऑफ द कंट्री। हम लोकपाल बोले, वैसे लोकपाल एक बॉडी है जिसमें चेयरपर्सन और मेंबर्स आते हैं, लेकिन कॉमन टर्म्स में लोकपाल भी कह दिया जाता है या लोकपाल चेयरमैन। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अगर मैं लोकपाल बोल रही हूँ या लोकपाल चेयरमैन बोल रही हूँ। सो जस्टिस AM खानविलकर टू बी नेक्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री, और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। और प्रॉपर डेजिग्नेशन बोलेंगे तो लोकपाल के चेयरपर्सन इनको अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती हैं आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमिटी, और उस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं? चेयरपर्सन उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस कमिटी में और भी लोग होते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले तो ये समझिए कि इनको लोकपाल बनाया गया है, तो इनके पहले कौन लोकपाल थे? ये कौन से नंबर के लोकपाल हैं? तो ये अभी तक के 2nd नंबर के लोकपाल चेयरमैन हैं। खानविलकर जी जो हैं वो 2nd नंबर के लोकपाल चेयरमैन हैं। इससे पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष वॉज द फर्स्ट लोकपाल चेयरपर्सन ऑफ इंडिया, और इनका टर्म खत्म हो गया था 2022 के अंदर। उसके बाद से अभी तक एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पे प्रदीप कुमार मोहंती जी इस पोजीशन को संभाल रहे थे। प्रदीप कुमार मोहंती, तो इन्होंने एक तरह से किसको रिप्लेस किया है? मोहंती जी को, जो कि एक्टिंग चेयरपर्सन थे, उनको रिप्लेस किया है। ही इज दी 2nd लोकपाल। इनसे पहले पिनाकी जी थे। ठीक है, ओके। अब लोकपाल होता क्या है? बिल्कुल डेफिनेटली एक सवाल आ रहा होगा, मैम लोकपाल क्या होता है, क्या काम करता है? ओके, सो देखो, 2 शब्द समझो पहले तो, लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त।
लोकपाल सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है, लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं। होते कौन हैं ये लोग? वो होते हैं जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं, वो लोग अगर कुछ भी घपला तो नहीं कर रहे, उनके अगेंस्ट अगर कोई शिकायत आ गई है तो ये इंक्वायरी बिठाएंगे, पूरी चेकिंग करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। सो ये एक तरह से निगरानी रखने का काम करते हैं, ओम्बड्समैन का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी गैर कानूनी तो नहीं हो रहा है, आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, देश हित के अगेंस्ट तो नहीं कर रहे हो, तो लोकपाल जो है वो ये इंक्वायरी बिठाने का इनके पास राइट होता है। नॉट इन ऑल एरियाज, लेकिन इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, सो लोकपाल यूनियन पे होते हैं, लोकायुक्त स्टेट पे होते हैं। जो काम यूनियन पे लोकपाल कर रहे होंगे वही इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे लोकायुक्त करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? ओम्बड्समैन की तरह काम करते हैं, यानी इंक्वायर करेंगे अगर कोई भी करप्शन के एलिगेशंस आ गए हैं कि कुछ भी गैर कानूनी किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है। सो अगर उसके एलिगेशन लगते हैं तो इंक्वायरी बिठाने का, पूरी एविडेंस सर्च करना, इंक्वायरी बिठाना, ये सब काम कौन करते हैं? लोकपाल सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये जो लोकपाल होता है ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, एक कानून के तहत इसको लाया गया है। और ये जो टर्म थी लोकपाल एंड लोकायुक्त, सबसे पहले किसने कॉइन की? ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर LM सिंघवी, ध्यान रखिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त जो टर्म थी डॉक्टर LM सिंघवी जी ने सबसे पहले कॉइन की थी। ठीक है जी। अब ये जो लोकपाल है पूरा, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, यानी काफी सारे मेंबर्स होते हैं। एक तो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है, जो अभी किसको बनाया गया है? खानविलकर जी को बनाया गया है। और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, चेयरमैन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर्स, इनको मिलकर के पूरा लोकपाल कहलाया जाता है। ओके, और इनका कार्यकाल कितना होता है? जब भी ये ऑफिस होल्ड करते हैं तो 5 साल या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाएगा, अटेन हो जाएगा उस तक। इनको अपॉइंट कौन करता है? लोकपाल को, चेयरपर्सन को, लोकपाल के मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? सिलेक्शन कमेटी के भी एक चेयरमैन होंगे, तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन इज दी प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, ऑपोजिशन के लीडर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं हो रहे तो वो जिसको भी नॉमिनेट करें वो, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ये सब लोग मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं, सिलेक्शन कमेटी। ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं, तो जाके अपॉइंटमेंट होता है। गॉट इट? तो अगेन फॉर अ क्विक रिविजन ये नाम ध्यान रखेंगे, जस्टिस AM खानविलकर, जो कि बने हैं नए लोकपाल चेयरपर्सन इंडिया के। गॉट इट? क्लियर हो गया? अगले अपॉइंटमेंट पे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी ग्लोबल लेवल पे जो गोल्ड से रिलेटेड काउंसिल है और उसके जो इंडिया ऑपरेशंस हैं। सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया अपॉइंट्स डे बियर्स सचिन जैन। डी बियर्स क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है सचिन जैन की। सो आप सचिन जैन याद रखिए, डी बियर्स नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। डायमंड से रिलेटेड फंक्शन करती है, काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। सो सचिन जैन एज CEO। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया ने किसको अपना CEO बनाया है? सचिन जैन को बनाया। सचिन तेंदुलकर से सचिन जैन आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। सो सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, पूरा गोल्ड में लगे हुए हैं, जैसे बप्पी लहरी लगे हुए होते थे, राइट? सो भरे हुए होते थे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के नए CEO सचिन जैन को अपॉइंट किया गया है, अगले महीने से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इतनी सी न्यूज़ है। चलिए अब हम आते हैं स्टेट न्यूज़ कैटेगरी पे। अपॉइंटमेंट इतना ही था आज के लिए। स्टेट न्यूज़ के लिए हम चल रहे हैं उत्तराखंड। कहाँ चल रहे हैं? उत्तराखंड। सो एंटी राइटर्स बिल इन उत्तराखंड अभी आया नहीं है, आ सकता है बहुत जल्द। उत्तराखंड के अंदर बहुत ही जल्द एंटी राइटर्स बिल पेश किए जाने की चर्चा है। सो 3rd स्टेट बन जाएगा उत्तराखंड अगर ये बिल आ जाता है। कौन सा? एंटी राइटर्स बिल। क्या है ये? राइट यानी दंगे करने वाले लोग। जो लोग दंगे करते हैं वो कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का, करते हैं ना, तो उनकी भरपाई तो करवानी चाहिए। आप तो दंगे करके चले जाते हो, बेचारा नुकसान कोई और झेलता रहता है। तो ये बिल क्या बोलता है? ये बिल बोलता है कि जो भी दंगाई हैं, जो भी राइटर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी उन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। वेरी गुड जी, ठीक है। सो इससे पहले 2 स्टेट हैं जिनमें ऑलरेडी ये बिल आ रखा है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हरियाणा। हाँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आर ऑलरेडी हैविंग एंटी राइटर्स बिल, और अब उत्तराखंड तीसरा स्टेट बनने जा रहा है जहां ये बिल पेश किया जा सकता है। गॉट इट? उत्तराखंड गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस दिस बिल ताकि राइटर्स को डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। और इस बिल का क्या नाम होगा? उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल, डैमेज की रिकवरी। गॉट इट? बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ की तरफ हम मूव कर रहे हैं, उसमें भी साइंस टेक वाले सेक्शन में।
वाई इज इंडिया बिल्डिंग अ सेकेंड स्पेस पोर्ट? सो प्रधानमंत्री जी का अभी तमिलनाडु का दौरा रहा और उसके अंदर उन्होंने एक और स्पेस पोर्ट का नींव का पत्थर यानी फाउंडेशन स्टोन रखा है, यानी अब इस पे काम चालू हो जाएगा। इनॉग्रेट नहीं किया है, कई जगह गलत वर्ड्स यूज होते हैं न्यूज में, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ऑपरेशनल नहीं हो गया, इनॉग्रेट मतलब चालू हो गया जी, ऑपरेशनल ऐसा नहीं है, अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। सो पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर इसरोज न्यू लॉन्च कॉम्प्लेक्स, जहां से सैटेलाइट लॉन्च होंगी, और उसको स्पेस पोर्ट भी कह सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट जहां से प्लेन्स लॉन्च होते हैं, है ना, इसी तरह से स्पेस पोर्ट जहां से स्पेस व्हीकल्स लॉन्च किए जाएंगे। तमिलनाडु में कहाँ? टूथुकुड़ी, टूथुकुड़ी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, ऑब्वियसली हम वर्नाक्युलर नहीं बोल पाएंगे, तो थूथुकुड़ी जो है तमिलनाडु में, वहां पे, और उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा स्पेस पोर्ट है? कुलसेकरापट्टिनम, कुलसेकरापट्टिनम स्पेस पोर्ट थूथुकुड़ी तमिलनाडु के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और जैसे ही रेडी हो जाएगा, कहा जा रहा है इसरो के ऑफिशियल्स के द्वारा कि 2 साल में हम रेडी कर देंगे और यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च किया जाएगा। SSLV पर्टिकुलरली इसके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। क्यों बनाया गया एक और, ये अभी हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है कुलसेकरापट्टनम स्पेस पोर्ट का, तमिलनाडु के थूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करीब 2 साल में रेडी हो जाएगा SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए। और जब ये रेडी हो जाएगा तो 1 साल के अंदर हम कितने लॉन्चेस कर पाएंगे? करीब 24 सैटेलाइट्स पर ईयर हम लॉन्च कर पाएंगे, मोटा मोटी 1 महीने में 2, राइट। और ये करीब 986 करोड़ रुपीस की लागत से, कॉस्टिंग से बनने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई क्यों जो हमारा एग्जिस्टिंग है श्रीहरिकोटा में, वहीं से क्यों नहीं लॉन्च कर देते, राइट। तो सिर्फ 1-2 स्ट्रेटेजिक और लोकेशन के रीजंस हैं। देखिए, ये है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, जहां से अभी PSLV लॉन्च किए जाते हैं, राइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। लेकिन जब आप इसको लॉन्च करते हो तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, श्रीलंका है, राइट। अगर आप सीधे लॉन्च करोगे तो पहली चीज श्रीलंका के जो स्काईज हैं वो हिंडर होंगे, अगर इनको कुछ लॉन्च करना होगा तो बीच में आएगा, और हो सकता है आपकी रॉकेट की डेब्री यानी जो मलबा कचरा गिरता है वो श्रीलंका के ऊपर गिरे, हम ये नहीं चाहते। तो हमें पहले ईस्ट में लॉन्च करना पड़ता है, फिर इसका मैनोवर करना पड़ता है, यानी इसको शिफ्ट करना पड़ता है टुवर्ड्स द साउथ। तो रूट भी थोड़ा लंबा जाता है, फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। PSLV के केस में तो ठीक है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, जो बड़े बड़े लॉन्चेस हैं वो ठीक है, आप यहाँ से कर रहे हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कम कॉस्ट पे हम करना चाह रहे हैं, कम फ्यूल के साथ करना चाह रहे हैं, उनमें हम इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करें, इतना मैनोवर्स करें, ये सब डिफिकल्टी क्यों हम बीच में लाएं। इसलिए कुलसेकरापट्टिनम यहाँ पे देखो तमिलनाडु में, यर इट इज बिल्कुल साउथ में। अब इसको आप सीधे सीधे लॉन्च कर सकते हो, पहले ईस्ट करके फिर साउथ करो, जरूरत ही नहीं, आप सीधे सीधे साउथ में लॉन्च कर सकते हो, टाइम फ्यूल सब बचेगा, ठीक है। इक्वेटर के ज़्यादा पास भी है, वो थोड़ा दूर पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से एक और स्पेस पोर्ट इंडिया लेकर के आ रहा है। गॉट इट। सो इसको डॉगलेग मनोवर कहते हैं। इस मनोवर की यानी कि आपको दिशा मोड़नी पड़ती है, डॉगलेग मनोवर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा। गॉट इट जी, ओके। अच्छा, हम इक्वेटर तक क्यों लाते हैं, हम सीधे क्यों नहीं भेज देते? क्योंकि धरती घूम रही होती है ना, तो इक्वेटर से एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिल जाता है ना। तो हम यूजुअली जो लॉन्च करते हैं वो डायरेक्शन जो अर्थ का है मूवमेंट का, उसी डायरेक्शन के अंदर लॉन्च किया जाता है। चलिए, SSLV की हमने बात की है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए नया स्पेसपोर्ट लाया जा रहा है, तो SSLV क्या होता है देखते हैं। कम लागत के ऊपर लाइट वेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV का इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ओके, सो जिनका वेट 500 kg से कम है और लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही पहुंचाना है, तो हम कम लागत में करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऐसा स्पेसपोर्ट बना रहे हैं जहां से फटाफट सैटेलाइट्स लॉन्च की जा सके। प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से करवा सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स। श्रीहरिकोटा से डिफिकल्टी आती है क्योंकि ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा फ्यूल लगेगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस करना है तो पेलोड बढ़ाना पड़ेगा, यानी हैवी हो जाएगी सैटेलाइट। तो ये सारी डिफिकल्टी के चक्कर में हमने SSLV के लिए अलग से स्पेसपोर्ट बनाना शुरू किया है। गॉट इट जी, न्यूज़ क्लियर है, ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए तो वहीं पे उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन ले किया, और उसी में से एक ये भी है जो हमें पढ़ना है। इंडियाज़ फर्स्ट, भारत की पहली इंडिजिनस, इंडिया में बनी हुई ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की फेरी बोट। सो इंडिया में ही कंप्लीटली मेड दिस हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल से चलने वाली फेरी बोट इनॉग्रेट की गई है बाय PM मोदी इन तमिलनाडु। कोची शिपयार्ड ने इसको बनाया है और वहीं पे इसको इनॉग्रेट भी किया गया।
ओके, सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल। इनलैंड यानी हमारे ही जो वाटर्स हैं विद इन द टेरिटरीज उन्हीं में घूमेगा वेसल है, और हरित नौका इनिशिएटिव के तहत इसको बनाया गया। हरित नौका यानी ग्रीन फ्यूल यूज करने वाली नौका, बोट, ओके, ताकि एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा। हमारा ग्रीन इनिशिएटिव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वी वांट टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, और उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। सो जीरो एमिशन करेगी, जीरो नॉइस होगी, एनर्जी एफिशिएंट होगी, ग्लोबल वार्मिंग में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये इसकी खास बात है। ओके, और जो हमारा मैरीटाइम फ्यूल है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को लाना, ये एक बहुत अहम हमने स्ट्रेटेजी रखी है या एक बहुत अहम एम रखा है टू अचीव जीरो एमिशन बाय 2070। ओके जी, तो हरित नौका इनिशिएटिव के तहत पहली ये जो नाव है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली, तमिलनाडु कोचिन शिपयार्ड के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। डिड आई मेंशन इट? या कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी के साथ साथ जब तमिलनाडु तूतुकुड़ी के अंदर पीएम मोदी पहुंचे हैं तो 17,300 करोड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट और फाउंडेशन भी ले किया। एंड ऑल्सो वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है तमिलनाडु का, उसको भी, वो ऑलरेडी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट है, उसको और फर्दर डेवलप करने के लिए डीसैलिनाइजेशन प्लांट, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें भी इस पोर्ट में और फर्दर ऐड की जाएंगी। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट कौन सा है, सो वीओ चिदम्बनार पोर्ट। वीओ चिदम्बनार पोर्ट कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओके, चलिए अब हम रुक करते हैं एक महारत्न कंपनी की न्यूज़ की तरफ। ये भी नेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज़ में ही आएगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड, वैसे इंटरनेशनल में भी डाल सकते हैं बिकॉज ये आबू धाबी के अंदर एक इवेंट करने जा रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर रोड शो इन आबू धाबी। UAE के आबू धाबी के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, रिसेंटली महारत्न बनी थी, पहले नवरत्न थी, ये एक रोड शो करने जा रही है ताकि और प्राइवेट प्लेयर्स को अपने साथ जोड़ सके, इन्वेस्टमेंट ला सके, और अपने तरह का पहला एक रोड शो ऑयल इंडिया लिमिटेड कर रही है। कहाँ? आबू धाबी के अंदर। सो ऑयल इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल रोड शो इन आबू धाबी। और इसकी जो ये रोड शो है, इसका टाइटल या टैग या थीम क्या है? कॉन्फ्लुएंस, यानी बाकी एनर्जी सेक्टर की कंपनीज या इन्वेस्टर्स भी साथ आएंगे, वेयर एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी कन्वर्ज। कॉन्फ्लुएंस, ये एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको इसके मे बी ब्रांचेस खोलने हैं, या फिर हो सकता है इसके अंदर पैसे लगाने हैं, या फिर इसके साथ में टाई अप्स, MOUs करने हैं, उन सबको इन्वाइट किया जा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। सबसे पुरानी भारत की ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेक्टर में जो कंपनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और इसका मेन एम्बिशन अब ये है कि ये एक्सपैंड करना चाह रही है अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को, और उसके लिए इस तरह का एक रोड शो किया जा रहा है ताकि पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया जा सके फटाफट। रोड शो क्या होते हैं? जैसे आप फटाफट रजिस्ट्रेशन वहीं पे कर सकते हो, तो इसी तरह का रोड शो है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है पार्टनर्स को लाने का, वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया। आइए फटाफट हमने बातचीत की, डिस्कशन किया, पेपर साइनिंग की, उसके बाद हम डिटेल लिखा पढ़ी कार्रवाई कर लेंगे। करीब 50 लीडिंग कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस रोड शो। गॉट इट जी? चलिए अब हम थोड़ा सा ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में स्टैटिक एंगल से देख लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इससे पहले नवरत्न थी, और इसका फाउंडेशन 1959 में 18 फरवरी को हुआ है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसके CMD हैं रंजीत रथ। रंजीत रथ, तो रथ जानते हैं ना, चैरियट, उस पर आप बड़ा सा ऑयल रख करके लेके जा रहे हो, याद रख लीजिएगा, रंजीत रथ जी याद रह जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम नेशनल कैटेगरी में ही अवार्ड्स देखते हैं, अवार्ड सेक्शन की न्यूज़ देखते हैं। सो C dot bags 3 awards at 14th annual Aegis Graham Bell Awards। कौन से अवार्ड्स की हम बात कर रहे हैं? एगिस ग्राहम बेल अवार्ड, एजिस या एगिस जैसे भी आप इसको पढ़ें। ये इंटरनेशनल अवार्ड नहीं है, नेशनल लेवल के ही अवार्ड हैं, लेकिन नेशनल लेवल में भी लार्जेस्ट इनोवेशन अवार्ड्स माना जाता है इनको इंडिया के अंदर। ओके, सो एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स पाने वाली C डॉट बन गई है। C डॉट क्या है जी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये। सो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसने 3 अवार्ड जीते हैं। अब कौन से अवार्ड हैं, क्यों जीते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम एगिस ग्राहम बेल अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। 2010 में अवार्ड की शुरुआत की थी एगिस स्कूल ऑफ डेटा साइंसेज ने।
ओके एंड ये बेसिकली जो भी स्टार्टअप्स अलग अलग सेक्टर के अंदर होते हैं, कुछ भी इनोवेटिव किया है, नया किया है, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है, वो एंटरप्रेन्योर्स हों या गवर्नमेंट फर्म्स हों एट्सेट्रा। नाउ CDOT जो है एक टेलीकॉम R&D सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और कौन से 3 अवार्ड जीते हैं अब हम वो देख लेते हैं। पहला अवार्ड इन्होंने लिया है इनोवेशन इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये इन्होंने शेयर किया है गूगल इंडिया के साथ में ASTR प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट बेसिकली साइबर क्राइम्स को काउंटर करने के लिए है कि साइबर क्राइम्स कम से कम हो। सो AI एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, ये ASTR है। सो इसके चलते एक अवार्ड तो इनोवेशन इन AI के लिए जीता। दूसरा अवार्ड जीता है इनोवेशन इन सोशल गुड, CEIR बनाने के लिए। CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, बेसिकली मोबाइल सिक्योरिटी को बढ़ा देता है ये, तो इसके लिए इनोवेशन इन सोशल गुड, ये एक अवार्ड इन्होंने जीता। तीसरा अवार्ड इन्होंने जीता है इनोवेशन इन टेलीकॉम कैटेगरी में, क्वांटम की जो एक इनका प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे कि सिक्योरिटी जो है 2 नेटवर्क्स की उसको आप तोड़ नहीं सकते, है ना। क्वांटम की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, तो उसके लिए इन्होंने इनोवेशन इन टेलीकॉम का भी अवार्ड जीता। तो 3 अवार्ड जीते हैं। कौन सी सेंटर ने गवर्नमेंट की ये अवार्ड जीते हैं? CDOT हैज़ बैग 3 अवार्ड्स, किसमें? एगिस ग्राहम बेल अवार्ड्स। गॉट इट? चलो, सो ये न्यूज़ खत्म हो गई। अब हम चलेंगे हमारी लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, उसमें सबसे पहली खबर आ रही है न्यूजीलैंड से। सो न्यूजीलैंड ने कुछ समय पहले एक बैन लगाया था, और सबसे स्ट्रिक्टेस्ट बैन माना जा रहा था, पहली कंट्री जिसने टोबैको पे कंप्लीट बैन लगा दिया है, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर बोर्न आफ्टर 2009। 2009 के बाद जो भी जन्मे हैं वो लोग टोबैको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, ना स्मोक कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके अलावा भी रिटेल में टोबैको बहुत कम हो गया, उसकी परसेंटेज बहुत कम कर दी गई, तो न्यूजीलैंड ने ये अनाउंसमेंट किया था। अब न्यूजीलैंड के अंदर आई थिंक अक्टूबर में ही सरकार बदली है, तो अब नई सरकार ने बोला है कि नहीं, हम ये बैन वापस लेंगे, रिवोक करेंगे। सो न्यूजीलैंड प्लान्स टू रिवोक वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको बैन, दुनिया का पहला बैन था ये, और इसको रिवोक करने की बात आ रही है। सो न्यूजीलैंड टू रिपील वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए टोबैको सेल्स को बैन किया गया था, अब इसको रिवोक किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसको लेके विरोध भी है, लेकिन द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम ऐसे तरीके लाएंगे जिससे हम लोगों को समझा सकें दैट वाई दे शुड क्विट स्मोकिंग, वाई दे शुड नॉट यूज टोबैको, लेकिन हम कंप्लीट बैन नहीं लगाएंगे। ओके, सो एंटी टोबैको रूल्स लाए गए थे 1 जनवरी 2009 को, और अभी तक ये इफेक्ट में नहीं आए थे, जुलाई से ही लागू होने थे, पर उससे पहले ही वापस ले लिए गए हैं। ओके, उसी के साथ साथ जो कंटेंट है टोबैको का स्मोक प्रोडक्ट में, वो कम करने की बात की गई थी, निकोटीन की पर्टिकुलरली, और इससे रिटेलर्स जो थे वो 90% तक कम हो जाते टोबैको से रिलेटेड। तो ये सब कब से लागू होना था? ये जुलाई से होना था, बट इट हैज़ बीन टेकन बैक। गॉट इट? चलिए, अगली खबर एक तरह से रिपोर्ट है ऑन जापान्स डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। ओके, सो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत चिंता जताई है कि हमारे अभी तक के वर्स्ट क्राइसिस में से सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा देश फेस कर रहा है, और वो ये है गिरती हुई बर्थ रेट। बच्चे पैदा ही बहुत कम हो रहे हैं। जो अब नए यंगस्टर्स हैं मैरिज से कतरा रहे हैं, मैरिज हो गई है तो चाइल्ड बर्थ से कतरा रहे हैं। वाई इज दिस हैपनिंग? डेटा क्या बोलता है, थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। सो जापान्स श्रिंकिंग पॉपुलेशन, जापान की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। ऑब्वियसली जब बर्थ रेट कम होती जा रही है, बच्चे ही नहीं जन्मेंगे, तो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्लाइनिंग शो होने लग जाएगी। सो पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स लोएस्ट बर्थ इन 2023। जब से पॉपुलेशन का डेटा लेना शुरू किया है जापान ने, प्रिसाइसली 1899 से लेके अभी तक 2023 ऐसा साल था जिसमें सबसे कम बर्थ रजिस्टर की गई हैं। ओके, सो और लगातार 8वें साल बर्थ रेट में डिक्लाइन शो हुआ है। 5.1% का डिक्लाइन पिछले साल से 2023 ने रजिस्टर किया है, 5.1%, विच इज़ अ ह्यूज डिक्लाइन। ओके, मैरिजेस में भी 5.9% का डिक्लाइन देखा गया है, और वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस चाइल्ड बर्थ कम हुए हैं वो यही होगा। अब ऐसा क्यों है, क्यों मैरिजेस एंड चाइल्ड बर्थ कम हो रहे हैं जापान के अंदर? रीज़न है वहाँ की बढ़ती हुई महंगाई, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम मिलना। अब सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितना का इन्फ्लेशन आ जाता है, और उस चक्कर में जो कपल हैं वो देखते हैं कि भाई हम खुद का ध्यान रखें या बच्चा पैदा करें। बच्चे को पढ़ाने का, उसको केयर करने का जो पूरा खर्चा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेफ्टी। मोर ओवर जो पूरा कल्चर है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड सपोर्टिव कम होता जा रहा है। ये कुछ एक प्रोबेबल रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ डिक्लाइन कर रहा है।
सो जॉब प्रोस्पेक्ट्स कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, सैलरीज इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स काम कर सकें, चाइल्ड केयर हो सके। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत ये आएगी, जापान की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एज्ड पॉपुलेशन जो कही जाती है वो कौन से कंट्री की बताई जाती है? एज पर यूएन रिपोर्ट, जापान की। यानी कि यहाँ पे करीब 10 लोगों में से 4 लोग 65 ईयर्स या उसके ऊपर के हैं। इंडिया की पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, वहीं जापान की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। यानी इतने 10 में से 4 लोग आपको 65 और अबव ईयर्स के मिलेंगे, 10 में से एक से ज़्यादा लोग, मतलब अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो 80 प्लस के मिलेंगे। सो यहाँ की पॉपुलेशन एजिंग है। हालांकि किसी भी कंट्री की अगर आप बात करो तो सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव हो, जो काम कर रही हो, वो भी जापान की है। लेकिन कब तक आप इस एजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट कर लोगे अगर यूथ ही ऐड नहीं होगा, नई जनरेशन ही ऐड नहीं होगी? ये एक क्राइसिस में रिजल्ट कर सकता है। सो जापान की पॉपुलेशन, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, अभी है अराउंड 125 मिलियन की, और करीब 30% से गिरावट आ जाएगी बाय 2070, यानी 87 मिलियन रह जाएगी जापान की पॉपुलेशन। और अभी अगर हम देखें तो 10 में से 4 लोग 65 ईयर्स और ऊपर के हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 में से एक से ज़्यादा, मतलब मोर देन 1 पीपल आर एजेड 80 एंड ओल्डर। अब आप ये मत बोलना कुछ बच्चे, मैम एक से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, 1.5 इंसान थोड़ी होगा। हम फिगर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको तो मैं तोड़ नहीं सकती, मैं 20 में से बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, 100 में से 10, 11, अच्छा 11 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, 100 में से 11 लोग आर मोर देन 80, तो ये 10 से ज़्यादा हो गए ना, लाइक दैट। ओके, सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉपुलेशन भी कहाँ की है? जापान की है। जब हम एवरेज करते हैं कि भाई 65 और उससे ईयर्स ऑफ एज के ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं, तो जापान हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा जो हैं, उन्होंने इसको बिगेस्ट क्राइसिस जापान इज फेसिंग कहा है। और अब ऐसे मेजर्स भी सरकार लेना शुरू कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, कुछ स्कीम्स ला रही है मैरिड कपल के लिए, ताकि जो चाइल्ड बर्थ कर रहे हैं उनको और फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन अभी भी एक ऐसा एरिया है जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, यंगस्टर्स जो मैरिज में एंटर ही नहीं हो रहे, उनका क्या करोगे? जो हो रहे हैं उनके लिए तो आप स्कीम्स लेकर के आ रहे हो। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज हो रहा है। और ये हर एक ऐसी कंट्री जहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वहाँ ये समस्या धीरे धीरे देखने को मिलेगी, राइट? चलिए, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट वी हैड टू डिस्कस फॉर द डे। अब हम आएंगे रिविजन क्वेश्चन की तरफ। आज जो पढ़ा उसका भी रिविजन क्वेश्चंस लेंगे, और कल जो पढ़ा था उसका भी हम रिकॉल टेस्ट लेंगे, ठीक है जी। और उससे पहले यस, आज मैंने जानकारी नहीं दी कि मैम ये जो भी कुछ आपने पढ़ाया है, ये कंटेंट हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये आप परचम के टेलीग्राम चैनल से एंड परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन से ले सकते हो। बेस्ट है कि आप परचम की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको हिंदी इंग्लिश के पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके साथ साथ द हिंदू की वोकैबुलरी मिलती है डेली बेसिस पे। सो ऐप में यू हैव अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक, बी इट टेलीग्राम ऐप, वेबसाइट, iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब एक्सेस कैसे करें, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, मोर पे क्लिक करो, सारे लिंक मिल जाएंगे। जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी इंपॉर्टेंट लिंक पिन किए जाते हैं, ठीक है। वीकली और मंथली मैगजीन लेनी है तो parchamclasses.in वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ लिया है मिल नहीं रहा, तो मेल कीजिए अलॉन्ग विद पेमेंट रिसीट, ओके। अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है, पीडीएफ बैंक है परचम ऐप से लिया हुआ, तो ऐड होता जाता है, बार बार खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। चलिए जी, गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? नेशनल साइंस डे 2024 जो ऑब्जर्व किया गया 28 फरवरी को, उसकी थीम क्या रही? देखिए और बताइए क्या होगा आंसर? बी होगा, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये इस बार की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया? लोकपाल या लोकपाल चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है इस बार? अभी रिसेंटली सेकंड लोकपाल चेयरपर्सन ऑफ इंडिया, हु इज द पर्सन? जस्टिस A.M. खानविलकर। A.M. खानविलकर जी का नाम आया है सामने। हु हैज बीन नेम्ड द न्यू CEO ऑफ इंडिया बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया ने नए CEO के तौर पे किसको अपॉइंट किया है? सचिन तेंदुलकर जी ने सारे गोल्ड पहने हुए थे, हाँ जी, सचिन जैन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, In which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of ISRO's कुलशेखरापट्टनम स्पेसपोर्ट? जो नया स्पेसपोर्ट बनने जा रहा है कुलशेखरापट्टनम का, वो कौन से स्टेट के अंदर बनेगा? फाउंडेशन स्टोन कहाँ ले किया गया है? द आंसर इज बिल्कुल सही, सबसे सदर्न मोस्ट हमारा स्टेट तमिलनाडु। ओके, प्रीवियस डे के प्रैक्टिस पे चलते हैं।
इन द 4th edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स विच टीम सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन मेडल टैली? खेलो इंडिया विंटर गेम्स हाल ही में कंक्लूड हुए गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेले गए। उसमें टॉप पोजीशन मेडल टैली में किसने जीती है? स्टेट नहीं था कोई, क्या था? आर्मी। आर्मी टॉप पे रहा था, बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। In the year 2024, which two countries became new members of World Trade Organization? February 2024 में 2 नए देश World Trade Organization का हिस्सा बन गए और टोटल अब 166 कंट्रीज मेंबर बन गई हैं World Trade Organization की। लास्ट के 2 मेंबर्स कौन से हैं? पूछा जा रहा है, बताओ जल्दी से। कॉमोरोस एंड टिमोर लेस्टे। ओके। Who recently received the Edith and Peter O'Donnell Engineering Award? अच्छा रुको, मैं बीच में थोड़ा रोकूंगी। I want an additional answer from you. क्या पूछा था मैंने यहाँ पे? हाँ, यहाँ मुझे ये भी बताओ सेकंड और थर्ड कौन आया खेलो इंडिया विंटर गेम्स में? आज मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपसे, मैंने फर्स्ट तो बता दिया आर्मी टॉप पे रही, सेकंड और थर्ड पोजीशन किसने ली है ये भी आप मुझे बताओगे। चलो आ जाओ वापस। सो हु रिसीव्ड द एडिथ एंड पीटर ओडेनेल इंजीनियरिंग अवार्ड, वन ऑफ टेक्सास टॉप एकेडमिक एक्कोलेट्स? कल हमने पढ़ा था कि ये जो अवार्ड है एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को मिला है, इंडियन अमेरिकन है, और उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? अशोक वीर राघवन। ए इज द राइट आंसर। देन हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू रिसीव जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस 2023? पहली महिला जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस जीतने वाली फॉर द ईयर 2023 कौन है? क्या नाम है इनका? डॉक्टर अदिति सेन डे। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्वॉलोइंग द सन? स्वॉलोइंग द सन किताब किसने लिखी है? सो ये था आज का पूरा सेशन। आई रियली होप समझ में आ गया होगा। पीडीएफ की जानकारी दे दी है, परचम ऐप पे सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। स्टिल कोई डाउट क्वेरी कंसर्न है तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द टीम, और कल इसी समय आपसे वापस मिलेंगे। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।